अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पीडीएम हुकूमत खत्म होने के बाद लंदन एक बार फिर नून लीग की सियासत का मरकज बन गया है। नून लीग तो पार्टी सदर शहबाज शरीफ की अचानक लंदन रवानगी को मामूल का अमल करार दे रही है, मगर शहबाज शरीफ लंदन क्यों गए, इस बारे में सवालात अब भी बरकरार हैं। ये दावे किए जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ का दौरा लंदन बेवजह नहीं, बल्कि इसका मकसद नवाज शरीफ को अहम पैगाम पहुंचाना था और इस पैगाम रसानी के बाद नवाज शरीफ के बयानात में वक्ती तौर पर कुछ तब्दीली आएगी। अहम बात यह कि नवाज शरीफ ने कुछ रोज पहले पार्टी रहनुमाओं से खिताब में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज समेत सुप्रीम कोर्ट के साबिक और हाजिर सर्विस जजेस के एहतसाब का मुतालबा किया था। और कल लंदन में नून लीग के हंगामी इजलास के बाद भी पहले यह बात सामने आई कि नवाज शरीफ ने एक बार फिर एहतसाब का मुतालबा दोहराया है, मगर मीडिया पर 2-3 घंटे तक नवाज शरीफ से मनसूब बयानात चलने के बाद ये वजाहत सामने आई कि आज के इजलास में नवाज शरीफ ने साबिक जजेस और जनरल्स के एहतसाब की कोई बात नहीं की है। जबकि इसके बाद नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने मीडिया से जो गुफ्तगू की उसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज उनके हमरा मौजूद नहीं थे और शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में यह तो वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ की वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं की गई है, मगर उन्होंने नवाज शरीफ के एहतसाब के बयानी से मुतल्लिक कोई बात नहीं की। ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब और आदिल शाहजेब साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मालिक साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। नून लीग तो इस बात को बहुत डाउन प्ले कर रही है कि नून लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, 2 रोज बाद वापस उनको लंदन जाना पड़ा। वो कह रहे हैं कि कोई खास ना मैसेजिंग थी, सिर्फ जो वापसी की तैयारियां हैं उस हवाले से बात हुई है, कुछ कानूनी पहलुओं को देखना था उस पर बात हुई है। कंप्लीटली डाउन प्ले कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई मैसेज लेके भी नहीं गए और मुकम्मल इसको डाउन प्ले कर रहे हैं। आप भी ऐसे ही देखते हैं कि यही हुआ है? नहीं, अगर तो इस्तिकबाल की तैयारियों का इशू था वो तो पाकिस्तान में होना है। कानूनी चीज़ अगर डिसाइड होनी थी वो भी पाकिस्तान में थी, और वो ये कोई ऐसी सीक्रेट बातें नहीं थी जो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में ना कर सके, जूम पे ना कर सके। देखिए, जो मियाँ साहब का पहला बयान आया था शहजाद, एवरीबडी वाज शॉक्ड। हम सारे प्रोग्राम डिस्कस करें कि बैठे बैठे मियाँ साहब ने फिर एक बारी वो जो प्रोवर्बियल बॉम्ब है उसको लात क्यों मारी है। अचानक सब चीज़ें ठीक जा रही, इस्टेब्लिशमेंट सब ठीक जा रहे हैं, मामला परसेप्शन बना हुआ, और उन्होंने फिर एक नया चार्टर निकाल दिया, वही पुराना वाला, और एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया। शहबाज साहब का आना और फिर वापस जाना 24 आवर्स लेटर, ये आई थिंक ऑल्सो बुलाया गया उनको, और फिर जो भी मुलाकात हुई और उसके बाद वो मैसेज लेके गए। शायद दूसरी साइड भी चाहती थी कि पब्लिकली ये क्लियर हो जाए कि ऐसी बात हुई है और इस पे रिएक्शन है। और आपने नोट किया होगा, बड़ा क्लेवर स्टेटमेंट दिया शहबाज साहब से। जब उनसे किसी ने पूछा आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मेरी गुजरांवाला में कोई मुलाकात नहीं हुई। तो ठीक है, गुजरांवाला की मुलाकात थी भी नहीं क्योंकि चल रहा था ज़्यादा जगह। बिल्कुल वो बुलाए गए, बिल्कुल उनकी मुलाकात हुई, बिल्कुल वो मैसेज लेके गए। और ये जो आपने एक हेस्टी रिट्रीट देखी है बयानिए में, पहले खबर चली गई जी दोबारा मीटिंग में रीआइट्रेट हुई है और हॉक्स ने ये कहा है। ये पहले दिन आपको याद है जब मियाँ साहब को मिलके आए जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने निकल के फिर दोबारा रीआइट्रेट की। और हमने देखा है जब से मियाँ साहब बाहर हैं 3-4 सालों में, जावेद लतीफ़ साहब साउंडिंग बोर्ड हैं मरियम नवाज साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के। जो भी उनका चीज़ होती है उसको वो फेंकते हैं पहले मार्केट में, फिर रिएक्शन देखते हैं और फिर आगे चलता है। उन्होंने भी रीएट्रेट की। आदिल, आप कैसे देखते हैं, क्या नवाज शरीफ साहब का जो पहला स्टेटमेंट था जिसमें वो ये बात कर रहे हैं और नैरेटिव बना रहे हैं कि जब वो आएंगे तो एहतसाब होगा और एहतसाब के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, क्या इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब को जाना पड़ा है? और आपको लगता है कोई उनकी हिकमत अमली में चेंज होगा? क्योंकि नैरेटिव तो उन्होंने यही बनाना है बहरहाल इलेक्शन से पहले कि 2017 में उनकी हुकूमत जारी थी, एस्टैब्लिशमेंट की इंटरवेंशन की वजह से उनको हटाया गया, इमरान खान को लाया गया और वहीं से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। देखिए शहजाद, पहली बात तो ये कि मियाँ साहब ने ये जो बात की है ये वो गुज़श्ता 3.5-4 सालों से मुसलसल कर रहे हैं। तो ये अभी तो बड़े अरसे बाद उन्होंने पब्लिकली ये बात की है। प्रेशर तो था, अगर ये कहा जाए कि नहीं जी ऐसा कोई इशू है ही नहीं, इशू था, क्योंकि जिस तरह मालिक साहब ने भी कहा, देखें कि हमने 9 मई को देखा कि फ़ौज जब खुद अपना एहतसाब करना चाहती है इंटरनली तो वो कर लेते हैं, लेकिन बाहर से कोई भी अगर उनसे ये मुतालबा करे तो ये फौज के लिए बहुत मुश्किल बन जाता है कि किसी के कहने पर वो अपने फॉर्मर आर्मी चीफ का या डीजीआई का एहतसाब करें। अब मेरी इत्तला ये है कि ये मामला जो था ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने जा रहा और तकरीबन वो सेटल हो चुका है, लेकिन इशू था। शहबाज शरीफ साहब ने भी यही डिस्कशन वहां जाके की है और अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि मामला जो है
नून लीग का जो बयानिया है वो थोड़ा सा टोन डाउन हो जाएगा, लेकिन ये वक्ती तौर पर ऐसा होगा क्योंकि जिस नवाज शरीफ साहब को हम जानते हैं वो मुश्किल इस मामले को हाथ से जाने देंगे, क्योंकि वो 3 दफा इख्तिदार में आए, तीनों दफा हमने देखा कि किन किन वजूहात की वजह से उन्हें इख्तिदार से बेदखल होना पड़ा। तो अगर वो पाकिस्तान वापस अब आ रहे हैं और अगर नून लीग इलेक्शन जीत जाती है और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, जिसके मुझे इस वक्त अच्छे खासे चांसेस नजर आ रहे हैं, तो ये मामला वो फिर उठाएंगे और इस मामले को वो हाथ से नहीं जाने देंगे। टोन डाउन करेंगे वक्ती तौर पे अपने बयानिए को और हेड ऑन नहीं लेना चाहेंगे, मुफाहमत करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये असूली तौर पे तो बात सही थी 2013-14 में भी नवाज शरीफ साहब की कि मुशर्रफ ने आइन तोड़ा था, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन जब एहतसाब का आगाज हुआ तो यहाँ पे इस्लामाबाद में धरना भी हो गया, हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश की गई और इसके बाद से हुकूमत कॉम्प्रोमाइज करती रही। डॉन लीग्स पे परवेज रशीद को हटा दिया, बीबीसी की स्टोरी जो मुशाहिदुल्लाह साहब ने दी थी तो उनको वजारत से हटा दिया, फिर वो कॉम्प्रोमाइज मोड में चले गए थे। लेकिन अब अगर आप ये कह रहे हैं कि वक्ती तौर पे टोन डाउन करेंगे, बाद में आके फिर वो अपने इस बयानिए पे जरूर आएंगे कि जनरल बाजवा ने ही असल में बिगाड़ पैदा की थी, तो ये सारी चीजें तो इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट भी देख रही होगी ना कि फ्यूचर प्लानिंग क्या हो सकती है उनकी। जी शहजाद, आप मुझसे पूछें। जी 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 आदिल जी। देखें, इस वक्त जारी बात है नून लीग को जो बयानिया सूट करता है, देखें आगे पहले तो इलेक्शंस में जाना है और इलेक्शन जीतना है, उसके बाद इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो उस वक्त तक का जो सफर है नून लीग कभी ये नहीं चाहेगी कि एस्टेब्लिशमेंट से उनके मामलात जो हैं वो बिगड़े। लेकिन साथ में हमें यह भी देखना होगा कि नून लीग को एक बयानिया भी चाहिए शहजाद। पिछले 16-17 माह में इसमें कोई दो राय नहीं है कि नून लीग की मकबूलियत में कमी आई है। जो उन्होंने फैसले किए और जिस किस्म की सख्त मईशत उन्होंने संभालने की वो कोशिश तो की, लेकिन अवाम में वो गैर मकबूल हुए और उनकी ये मकबूलियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिवाइवल अगर पार्टी का होगा तो वो नवाज शरीफ का जो वापसी है उनकी और उनका एक बयानिया जो है उसी से मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। मालिक साहब, क्या नून लीग को वाकई एक अहम बयानी की जरूरत है? क्योंकि वैसे तो कोई भी पार्टी इलेक्शन में जाएगी, उनको बताना पड़ेगा कारकर्दगी के हवाले से और आपका एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है, लेकिन दूसरी तरफ बात तो यहां पर ये हो रही है कि पंजाब की हद तक नून लीग रेस में अकेली दौड़ रही होगी, क्योंकि पता नहीं बल्ले का होगा और अगर निशान होगा तो कितना उनको फ्रीडम होगा इलेक्शन लड़ने का। तो क्या वाकई कोई एक बड़े बयानिए की जरूरत है जिसमें वो हेड ऑन लें एस्टैब्लिशमेंट को, या फिर इलेक्शन में अकेले ही दौड़ेंगे वो और जीत जाएंगे? सर मेरा ख्याल है थोड़ा सा रियलिटी से डिवोर्स्ड नज़र आते हैं मियाँ साहब। पहली बात यह, अगर तो उनकी कोशिश ये है कि इमरान खान का ये बयानिया वो ओन अप करना चाहते हैं जो इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, तो वो इस खाली बयान देने से नहीं होगा। उसमें इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट के कॉन्फ्लिक्ट की रियलिटी इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है। ये बयानिया खाली बयानों से नहीं होगा। और मेरा ख्याल है बाजवा साहब की एक्सटेंशन जब इन्होंने की थी, ये वो बाजवा के बयानों के बाद दी थी। उससे पहले बाजवा जनरल फैज़ को बड़ा कुछ रगड़ चुके थे, फिर एक्सटेंशन उसी बाजवा की थी ना। सो ये बड़ी मुनाफकत वाली ये असूली सियासत है और मेरा ख्याल है सबको ये पता है कि ये सिर्फ एक लफ्जी तो राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया ना कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी तो उससे हमें फायदा हुआ, हम अपना हदफ हासिल कर सके, इमरान खान को हमने कमजोर कर दिया। अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू कांट रन विद द हाउंड्स एंड हंट विद द हाउंड्स एंड रन विद द हेयर। ऐसे नहीं होता। या आप शिकारी के साथ होते हैं, शिकार के साथ होते हैं, ये स्विचिंग में नहीं होता। और दूसरा, आई थिंक हमने बार बार ओवर द इयर्स देखा है कि मियाँ साहब शायद एक डिफ्रेंशिएट आज भी नहीं करते। वो हम सबसे सियाने हैं, ऐसे ही तो नहीं होगा, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, सो वी कांट टीच हिम एनीथिंग। लेकिन एक चीज़ लगता है जो उन्होंने नहीं सीखी कि हर बार वो आर्मी चीफ के मामले को एक शख्सियत का मामला बना के समझते हैं। वो समझते हैं बाजवा का इशू है, वो समझते हैं राहील शरीफ का इशू है, वो समझते हैं मुशर्रफ का इशू है। ये इट इज़ अ मैटर ऑफ द ऑफिस। ये ऑफिस ऑफ द आर्मी चीफ से क्लैश करते हैं और ये समझते हैं कि मैं इंडिविजुअल से क्लैश कर रहा हूँ। इसलिए हर बार इनकी नेचर ऑफ क्लैश डिफरेंट थी, एक शख्सियत डिफरेंट थी, लेकिन उसका रिजल्ट एक ही था, बिकॉज इट वाज द मैटर ऑफ ऑफिस। जैसे कि आदिल साहब ने कहा कि हमने पहले देखा है मुख्तलिफ अदवार में वो एक पोजीशन लेते रहे सिविलियन बालादस्ती के हवाले से और उस वजह से उनकी लड़ाइयाँ भी हुई हैं मुख्तलिफ आर्मी चीफ से। तो अब आपको लगता है कि वो माजी की तरह ही जो है हुक्मरानी करेंगे, गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करेंगे, या तैयार होंगे इस बात के लिए कि अगर मुझे एक सेकंड फिडल भी रोल प्ले करना पड़े तो मैं तैयार हूँ उसके लिए? अब मेरा ख्याल है जी काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस हुई है इनके ताज़ा बयान से,
और नापसंदीदगी का और एक सीरियस, जिसको आप कहते हैं ना साइलेंट रिप्रिमांडिंग रिएक्शन आया है, जिसके लिए शहबाज साहब को पब्लिकली बुलाया गया है। ये एम्बेरसमेंट थी, ये PPM-LN के लिए अगर देखा जाए तो एक पब्लिक एम्बेरसमेंट है कि पार्टी प्रेसिडेंट एक दिन पहले आते हैं, ये मियाँ साहब एक बयान देते हैं, फिर पार्टी प्रेसिडेंट आते हैं, ये इशू बनता है और फिर वो फौरन वापस बुलाए जाते हैं। ये मैसेजिंग बड़ी हार्ड मैसेजिंग है, ये मैसेजिंग एकदम गायब होने वाली नहीं है। और आई थिंक मियाँ साहब को शायद, देखिए एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है वेरी क्विकली, एक चीज़ क्लियर है कि PTI को अगर मारना है या PTI को ख़त्म करना है तो पंजाब ही उनका वोट बैंक है और वहाँ पे PMLN की स्ट्रेंथ है, वहाँ पीपल्स पार्टी का रोल नहीं है। सो इन दिस लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स PMLN तो इनएविटेबल है एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी और प्लानर्स के लिए भी, लेकिन क्या PMLN इनएविटेबल तो है, क्या मियाँ साहब भी इनएविटेबल हैं? मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक PMLN डिलीवर हो सकती है अगर सर्टन कैवियाट्स के साथ भी, और ये शायद मियाँ साहब को फिर एक बारी गलतफहमी हो रही है कि वो इंडिस्पेंसेबल हैं। मेरे ख्याल में PMLN इंडिस्पेंसेबल नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब पे अभी भी सवाल उठते हैं। तो इस पे आदिल शाहजेब साहब आपकी, क्योंकि आपने कहा आप तो देख रहे हैं PMLN को जीता हो बल्कि नवाज शरीफ को, तो क्या आपको लगता है कि अगर हाइब्रिड रजीम इस मुल्क में कंटिन्यू करना है तो नवाज शरीफ साहब उसके लिए तैयार हैं और अपनी माजी की गलतियों से सीख के वो आगे बढ़ेंगे? और जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब कहते रहे कि वन पेज है और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें बेशक कुछ वक्त के लिए शायद हुकूमत पीछे रहे, बहुत एस्टैब्लिशमेंट आपके लिए कर रही हो, मुल्क में पैसा लेकर आना हो, डॉलर को कंट्रोल करना हो, इसके लिए वो तैयार हो जाएंगे आपके ख्याल में, या फिर बेहतर चॉइस प्रैक्टिकली शहबाज शरीफ साहब होगी? देखिए, जारी बात है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट रहे हैं, बल्कि वो खुद कहते हैं कि मैं मुझे परसीव ही इसी तरह किया जाता है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट। लेकिन नवाज शरीफ साहब को अगर आप देखें तो उन्होंने जितनी भी, अगर आप उसे गलती कहें सियासी या सिविलियन बालादस्ती की जदोजहद कहें, जिस कॉन्टेक्स्ट में भी उसको देखें, मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ जो है इस मामले में वो टस से मस हुए हैं। वो वही नवाज शरीफ हैं, बल्कि वो ये इस पर बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ये जो पनामा को बुनियाद बनाकर और उन्हें इक्तदार से निकाला गया, चेयरमैन PTI को लाया गया, तो उसमें उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की जुडिशरी जो है वो उसमें शामिल थे। और जब तक इन चीजों के आगे बंद नहीं बांधा जाएगा और सजाएं नहीं दी जाएंगी, ये मामला चलता जाएगा। और उनका ख्याल यही है कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, आज पाकिस्तान जहां पे खड़ा है, उसकी एक बड़ी वजह जिस तरह से डिस्टेबलाइज किया गया इकोनॉमी को और उनकी गवर्नमेंट को गिराया गया, फिर शायद खाकान साहब बन गए, तो उन्होंने कहा कि जब तक ये एपिसोड नहीं रुकेंगे तो इस बात का कोई फायदा नहीं है कि इक्तिदार में दोबारा आया जाए और फिर मुल्क को दोबारा ट्रैक पर। आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ एक बयानिए की हद तक है? आप बल्कि आप ये कह रहे हैं कि ये बयानिया टोन डाउन हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने आकर एहतसाब करना है। देखिए, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि मुस्लिम लीग नून का रिवाइवल ग्राउंड पर, उसके लिए जरूरी ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं एक मजामती बयानिए के साथ आए। अब वो मजामती बयानिया जो है वो चलेगा नहीं चलेगा मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये एक और बहस है। लेकिन इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें, और मैं समझता हूं कि नून लीग अगर इक्तिदार में आती है और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हम सारे इधर ही हैं, वो ये बात करना छोड़ेंगे नहीं। ये अलग बात है कि वो एहतसाब करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे, सजाएं दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये बात वो करते रहेंगे। सही है। मालिक साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं वो भी ऐड कीजिएगा, साथ में मेरा एक सवाल भी ले लीजिए कि ये क्या सिर्फ इलेक्शन से पहले हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब वहां से मुजाहिमत करते हैं, ज़दाई साहब मुफाहमत कराते हैं, नवाज शरीफ साहब मुजाहिमती बयान देते हैं, शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत कराते हैं, सिर्फ इलेक्शन से पहले के थिएट्रिक्स हैं, या वाकई आपको लगता है कि इस पर अमल भी करेंगे जो मियाँ साहब कह रहे हैं? जी, सही बात है। आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था। आपने पूछा था आदिल से कि क्या मियाँ साहब हाइब्रिड रजीम के साथ काम करने पर तैयार होंगे। मेरा ख्याल है सवाल ये है कि क्या हाइब्रिड रजीम मियाँ साहब के साथ काम करने पर तैयार होगी या नहीं होगी। और जब हम बार बार बात करते हैं रिवाइवल की, मुस्लिम लीग की रिवाइवल की, और भाई मुस्लिम लीग मियाँ साहब नहीं कर रहे, मुस्लिम लीग की रिवाइवल तो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। राना सनाउल्लाह का आपने बयान कोट किया, उन्होंने खुद माना कि हमने इसलिए एक्सटेंशन दी कि ये इमरान खान को हटाएंगे या इमरान खान का डाउनफॉल होगा। इनको अगर तो इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का डाउनफॉल करवाया, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ही उनको अंदर रखना है, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ही उनकी पार्टी तोड़नी है, तो इस्टेब्लिशमेंट फिर अगला सेटअप भी फिर उनकी टर्म्स पे होगा ना। वो फिर मियाँ साहब किस बेसिस पे, व्हाट डज मियाँ साहब ब्रिंग टू द पार्टी। अगर विज़ा भी इस वक्त पूरे मुल्क में एक ही इशू है
क्या पीटीआई वर्सेस द रेस्ट, ये है इशू। पीटीआई का चेयरमैन अंदर है, पीटीआई के लोग भागे में हैं, पार्टी को डिसमेट किया जा रहा है, तो ये तो न्यूट्रल एस्टैब्लिशमेंट अफोर्ड ही नहीं करते और ना ही एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रलिटी अफोर्ड करते। आदिल साहब, ये तो नून लीग के खुद रहनुमा कह चुके हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो एक फितना थी, एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ जो कर रही है वो ठीक हो रहा है। और एक तरफ तो यानी कि कहा जा रहा है कि 2017 में अगर फेवरेट पीटीआई थी तो अब नून लीग है, तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी फेवरेट बन के क्या वो माजी की एस्टैब्लिशमेंट पे टेक ऑन करेंगे, तो ये बयानिया कैसे सेल आउट होगा फिर? देखिए शहजाद, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर नून लीग के साथ हुई, आज पीटीआई के साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हो रही है, तो ये सिलसिला जो है ये वाकई बंद होना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि एस्टैब्लिशमेंट ने चेयरमैन पीटीआई या तहरीक इंसाफ के साथ जो है कोई ज्यादती की है। देखिए 9 मई जितना बड़ा वाकया आपकी तारीख में नहीं हुआ। इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई जो है उन्होंने खुद मौका फराम किया। देखिए पिछले साल डेढ़ को अगर आप देखें उनका मोमेंटम बन रहा था, जलसों में आप देखें लाखों की तादाद में, कभी वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उन्होंने एक मजामती बयानिया वो एक ऐसे नहज पे लेके गए कि शायद पाकिस्तान की तारीख में हमने पहले नहीं देखा था। लेकिन उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को हेड्स ऑन लिया। आपके 3 टॉप टियर जर्नल्स के वो उनको नेम एंड शेम कर रहे हैं, उनके निक नाम रख के, और वो जलसों में जो है चीजें कर रहे हैं, और उनका पूरा सोशल मीडिया लाखों की उनकी जो फॉलोइंग है वही ट्रेंड जो है फॉलो हो रहा है। तो फिर उसके बाद 9 मई पे आप जीएचक्यू और कोर कमांडर हाउस में घुस जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने उनके साथ किया जी, जो उनके साथ किया वो क्या करते, उनके पास ऑप्शन ही नहीं रह गया था एस्टेब्लिशमेंट के पास, बल्कि आते और क्रैकडाउन करते। 9 मई अगर ना होता तो क्या पीटीआई को डिसॉल्व करना या तोड़ना एस्टेब्लिशमेंट के लिए आसान होता? बिल्कुल नहीं होता। आपने जवाब फराम कर दिया। मालिक साहब, 9 में हुआ, बिल्कुल सही बात है, बहुत क़यामत आई, गलत किया, लेकिन उसके आप सजाएं दें, सब कुछ दें। अगर ये इतना ओपन एंड शट केस है, हम सितंबर के आखिर में बैठे हैं, सितंबर खत्म हो रहा है, 1 मई 9 मई का वाकया है, 5 माह हो गए हैं। अगर इतने ओपन एंड शट मैटर्स इतने सिंपल थे तो ट्रायल्स भाई शुरू क्यों नहीं हुए वे? क्यों नहीं चीजें हुई? कितना अरसा चाहिए आपको? अगर आदिल रिस्पॉन्ड करना चाहे। मेरे कहने का मकसद यह है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ वो उन्होंने खुद करवाया। आपने केपी असेंबली तोड़ दी, आपने पंजाब में अपनी गवर्नमेंट खत्म कर दी, कौमी असेंबली से आप निकल आए। आज अगर ये फैसले ब्लंडर्स ना करते चेयरमैन पीटीआई, तो आज वो इस जगह तक ना पहुंचते। तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को मुआररत इल्जाम ठहराना तहरीक इंसाफ के लिए मेरा ख्याल है। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मालिक साहब, आदिल शाहजेब साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद दूसरे मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी मईशत पिछले कुछ अरसे से अदम इस्तेकाम का शिकार है, और ख़ासतौर पर पिछले 1 साल के दौरान माशी बहरान और गैर मामूली महंगाई की वजह से गुर्बत और बेरोजगारी में शदीद इजाफा हो गया है। और कल वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में गुर्बत से मुतल्लिक जो आदाद शुमार जारी किए हैं वो न सिर्फ हैरान कुन है बल्कि तशवीशनाक भी है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि सिर्फ पिछले 1 साल में मजीद 1 करोड़ 25 लाख पाकिस्तानी खते गुर्बत से नीचे जा चुके हैं, जिसके बाद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वाले अफराद की तादाद 9.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यानी पाकिस्तान की 40% आबादी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है। और पाकिस्तान ने गुर्बत की शरह में भारत और बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि भारत में इस वक्त गुर्बत की शरह कम होकर तकरीबन 15% है और बांग्लादेश में 20% रह गई है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में गुर्बत की निशानदेही के अलावा पाकिस्तान को खबरदार भी किया है कि पाकिस्तान अपनी तारीख के दोहराए पर खड़ा है, जहां पाकिस्तान को यह फैसला करना है कि उसे खते गुर्बत से नीचे रहने वाली 40% आबादी और इस पर मुसल्लत सियासी और मिलिट्री अशराफिया के साथ यूं ही चलता रहना है या बेहतर मुस्तकबिल के लिए माशी इस्लाहत करके अपना रास्ता तब्दील करना है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान में बनने वाली अगली हुकूमत के लिए कुछ अहम इस्लाहात भी तजवीज़ की हैं, मगर इन तजावीज़ पर अमल होना मुमकिन है या नहीं, इस पर बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि इनमें से अक्सर इस्लाहात का ताल्लुक उन शोबों से है जिन्हें मुकद्दस गाय करार दिया जाता है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान रियल एस्टेट और ज़राअत के शोबे पर टैक्स लगाकर और अपने अखराजात में कमी करके जीडीपी के तकरीबन 7.5% तक की माशी एडजस्टमेंट कर सकता है, और इन इकदाम से हासिल और बचने वाली रकम को इंसानी तरक्की पर खर्च किया जा सकता है। वर्ल्ड बैंक की तजवीज़ है कि पाकिस्तान अपनी जीडीपी के 5% यानी कि तकरीबन 5,000 रुपये तक
टैक्स इस्लाहात से इजाफी रेवेन्यू हासिल कर सकता है और तकरीबन 3% यानी कि 3000 अरब रुपए तक अखराजात में कमी ला सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रेवेन्यू कलेक्शन जीडीपी का 9 से 10% है, जिसे बढ़ाकर 22% करने की जरूरत है। इसी तरह टैक्स छूट और सब्सिडी का खात्मा करके अखराजात में 1.5 से 2% तक की कमी की जा सकती है, जो रकम तालीम और सेहत समेत दीगर शोबों में इस्तेमाल हो सकती है। वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि पाकिस्तान में पॉलिसी साजी पर फौज, सियासी और कारोबारी तबके की इजारातदारी है। इंडोनेशिया, भारत और वियतनाम को भी ऐसे ही माशी सूरत-ए-हाल का सामना था, मगर उन्होंने बेहतर फैसला साजी से अपने हालात बेहतर किए। इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान भी अहम इस्लाहात करके अपना मुस्तकबिल बदल सकता है। हम इन तमाम मामलात में बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक FBI चेयरमैन शब्बत जैदी साहब ने। शब्बत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस और ह्यूमन डेवलपमेंट क्राइसिस से गुजर रहा है। साथ में इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में जो फैसला साजी होती है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है पॉलिटिकल, मिलिट्री और बिजनेस लीडर्स से, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वियतनाम और इंडिया जैसे ममालिक हैं जिन्होंने क्राइसिस में बेहतर फैसले किए, इसलिए पाकिस्तान के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि इस क्राइसिस में पाकिस्तान बेहतर फैसले कर सकता है। तो आपको लगता है कि उसके लिए हम तैयार हैं और दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं और दुरुस्त फैसले कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। और पाकिस्तान की जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, ये तमाम वो चीज़ें कंफर्म कर रही है जो मैं बहुत अरसे से लोगों को कहता रहा हूँ कि हमें चाहिए कि इन मामलात में अपनी आंखें खोलें और सही करें। मगर और आपने जिस तरह सही निशानदेही की, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त एक टिपिंग पॉइंट पर है, जिसका मतलब ये होता है कि हम एक दोराहे पे खड़े हैं। अगर हम सही फैसले इस वक्त कर लेंगे तो हम सही रास्ते पे चले जाएंगे, और अगर हम सही फैसले नहीं कर पाए तो फिर हमारे लिए निहायत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी माशी तौर पर। ये जो बात उन्होंने की है कि एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन हैं, वो एक तरीके से माशरे को होस्टेज कर लेते हैं, या उसकी फैसला साजी में वो ब्रॉड कंसेंसस नहीं लाया जाता जो आवाम के फैसले, आवाम के मफाद में या ओवरऑल मफाद में हो। ये बात भी उनकी जो है वो गलत नहीं है। देखिए शहजाद, एक बात को गौर करें, उस रिपोर्ट में भी लिखा है कि 1980 में पाकिस्तान साउथ एशियन रीजन में सबसे आगे था जी। आज पाकिस्तान 40 साल बाद साउथ एशियन रीजन में सबसे पीछे है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे वो पाकिस्तान में हैं। तो अगर इन चीज़ों के बावजूद भी हम ये कहते हैं कि हम वही तरीक़ा अपनाएंगे जो हमने अपनाया है, तो वो ठीक नहीं है। इसमें शब्बत साहब, एक जो नंबर हैरान कर देने वाला है और तशवीशनाक है, वो ये है कि 40% पाकिस्तान की आवाम यानी कि 9 करोड़ लोग इस वक्त, 9.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। यानी जो आमदनी है वो $3, $3.5 जितनी है। अब ये मुझे बताइए, जब हम कहते हैं कि हमने दुरुस्त फैसले करने हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर जितने की बिजली बनती है उतनी की बिजली आप बेचें, तेल जितने का इंपोर्ट होता है उतने का तेल दें, तो इस पर आवाम के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी, महंगाई और होगी। तो ये जब तक हम इस्लाहात की तरफ जा रहे हैं, आवाम कैसे बर्दाश्त करे? ये 350-400 अरब रुपए का BASP या एहसास प्रोग्राम आप दे दें अगर, तो इससे आवाम को कोई बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं पहुंचता। तो इस दौरान ये आवाम क्या करेगी? गुर्बत तो बढ़ती रहेगी पाकिस्तान में। शहजाद, देखिए, मैंने आपको, अगर आप मेरे प्रोग्रामों को फॉलो करते हो, मैंने तकरीबन कोई साल से 2 साल, 1.5 साल पहले एक बात कही थी कि जब ऐसी गुर्बत का लेवल आता है, 9 करोड़ लोग गुर्बत के नीचे चले गए हैं, तो आपको इमरजेंसी प्रोग्राम लाने पड़ते हैं और ये कोशिश करनी पड़ती है कि कम से कम हर इंसान को खाने के लिए रोटी प्रोवाइड की जा सके। इसका इलाज जो होता है वो होता है राशनिंग सिस्टम, और हमें शायद बहुत जल्दी राशनिंग सिस्टम लाना पड़ेगा। और उन कुछ पाकिस्तान के 5 बुनियादी चीज़ें, जिसमें आटा, चने की दाल, चावल, घी और चाय की पत्ती और शक्कर जो है, चीनी, इन पे आपको राशनिंग करनी पड़ेगी। और अवाम को जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं उनको एक सर्टेन सस्टेनेंस देनी पड़ेगी। 9.5 करोड़ लोगों को आप भूखा नहीं मार सकते। मगर शहजाद, सवाल ये नहीं है। मेरा ख्याल है कि शायद ये मैं पहली किसी टीवी पे ये बात कर रहा हूँ, और आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मौजू पिकअप किया।
मुझे बताएं कि क्या ये मौजू जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये मौजू पाकिस्तान के तमाम अखबारों की हेडलाइन नहीं होना चाहिए था? क्या किसी अखबार की हेडलाइन है ये? किसी अखबार की हेडलाइन नहीं है ना सर। ये पाकिस्तान के किसी अखबार की ये हेडलाइन नहीं है कि पाकिस्तान में 40% लोग गुर्बत से नीचे हैं और सबसे बड़ी तादाद में वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, वो ममलिकत 2 करोड़ बच्चा पाकिस्तान में स्कूल नहीं जा रहा है। स्टंटेड में हम सबसे आगे हैं, स्टंटेड ग्रोथ में। मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसमें भी हम बहुत आगे हैं। शहबाज साहब, इसमें कुछ सोल्यूशंस भी बताएं। इसमें कहा है कि 7.7% ऑफ जीडीपी की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें 5% टैक्स है और 2.7% आपको एक्सपेंडिचर साइड पे कम करने पड़ेंगे। अब 5% जो टैक्स की इन्होंने इस्लाहत बताई है वो बातें हैं जो आप एक अरसे से करते रहे। ये कह रहे हैं कि 2% आप टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं, जो डिस्टॉर्शंस हैं, एग्जेम्पशंस हैं, उनको खत्म करके 2% आप रियल स्टेट से मजीद टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं और 1% ऑफ जीडीपी आप एग्रीकल्चर सेक्टर से इकट्ठा कर सकते हैं। सर ये बताइए, ये बातें तो आप भी करते हुए आए हैं, लेकिन आपको इम्प्लीमेंटेशन इसकी नजर होती नजर आ रही है नहीं? देखिए, बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त होती है शहजाद, उस वक्त होगी जब करने वालों के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होगा। आप मुझे बताएं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पाकिस्तान में सूबाई गवर्नमेंटों के हाथ में है, ठीक है। मैंने आपके ही चैनल में शहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बताया कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिंध के अंदर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट ही नहीं है, ठीक है। किसी ने मुझे मेरी बात को जवाब नहीं दिया कि हाँ जी ये है और देखिए ये 5 आदमी हैं। उसके बाद मैं वज़ीर आला जो था सिंध की तकरीब उसमें गया था, वो मेरे अजीज़ हैं तो वो उनकी तकरीब की गया था हौसला बरदारी में। तो मुझे वहाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साहब मिले, तो मैंने उनसे पूछा सर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का कोई डिपार्टमेंट है? तो उनका जवाब भी तकरीबन यही था जो मैं बता रहा हूँ। तो मुझे ये समझा दें शहजाद कि अगर माशरे की ये तरजीहात हैं और ये हालात हैं और हम ये जिसे कहते हैं ना, हमारे कानों पे जूं नहीं रेंगती ये चीज़ें देख कर, तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क का बुनियादी मसला क्या माशी है या माशरती है। देखिए, बात ये है ना कि माशी मसला उस वक्त हल होगा जब हम सोसाइटी के अंदर एक सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी लाएंगे। देखिए, मुझे बताएं, शहबाज शरीफ की बड़ी बातें की जाती है, बड़े अच्छे गवर्नेंस थी उनकी। उन्हें ये पूछा जाए उनसे कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की क्या कलेक्शन है पंजाब में जी, तो बड़ा सूबा है ना जी, आप मुझे बताएं, या सिंध में क्या कलेक्शन है। अब ये सारी चीजें जो हैं ये अब सिर्फ जो मैं समझा हूँ और जिसको मैं बड़ी अहमियत देता हूँ कि कल जो बात की थी IMF की चीफ ने और आज ये बात जो की है वर्ल्ड बैंक वाले ने, हमारा मसला ये है शहजाद कि मैं ये सारी चीखता रहूँगा, चिल्लाता रहूँगा, आप कहते रहेंगे ये कौम नहीं मानेगी, मगर जब इनके आका गोरे इनको कहेंगे ये मान जाएंगे। अब ये आकाओं ने कहा है तो शायद ये मान जाएं। चलिए ठीक है, देखते हैं इस पे इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। इसके अलावा हमने देखा कि महंगाई की बड़ी वजह ये था कि डॉलर इंटरबैंक मार्केट में, ओपन मार्केट में तेजी से बढ़ रहा था। अब हमने देखा है कि इंटरबैंक मार्केट में भी जो है 308 रुपए से लेकर 291 तक आया है। ओपन मार्केट में जो एडजस्टमेंट है तकरीबन 40 रुपए की है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हैं जो कि समझ नहीं आती कि पहले क्यों नहीं लिए गए, क्योंकि हमारी मार्केट इतनी छोटी है जिसमें स्पेकुलेशन का बड़ा इंपैक्ट आता है। तो स्पेकुलेशन तो हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली जाहिर सी बात है अभी कोई इंप्रूवमेंट इतनी आई नहीं है। आपको लग रहा है कि ये जो इस वक्त बात कर रहे हैं, जैसे कॉमर्स मिनिस्टर गौहर एजाज साहब ने भी कहा कि 250-260 का हो जाएगा, आज गवर्नर कराची कह रहे हैं कि 250 इसकी असल वैल्यू है, वहां तक आ जाएगा। आपको लगता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप से ही आ जाएगा या फंडामेंटल्स इंप्रूव करने की जरूरत है तब जाकर उस लेवल तक आएंगे हम? देखिए, मैंने, अगर आप मेरा इंटरव्यू सुने को 2-3 हफ्ते पहले वाला, मैंने कहा था कि हमारे डॉलर की फंडामेंटल करेक्ट वैल्यू 250 से 275 के दरमियान में होनी चाहिए। ये वैल्यू है जो विदाउट स्पेकुलेशन चलेगी। जब स्पेकुलेशन नहीं होगा तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। दरमियान में स्पेकुलेशन हुई और स्पेकुलेशन की वजह से मार्केट से डॉलर गायब हुआ, और वो गायब इसलिए हुआ कि वो लोगों ने ये एक्सपेक्ट करके कि 350 पे जाएगा, वो रिक्शा वालों ने और टैक्सी वालों ने भी डॉलर बाय कर लिए। उसके बाद शहजाद ये हुआ कि एक रूमर चली कि डॉलर के पाकिस्तान में जो लोगों ने डॉलर लॉकर में रखे हुए थे, एक रूमर चली खास तौर पर इस्लामाबाद और पिंडी में कि लॉकर को सीज किया जा रहा है। और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से पिछले 10 दिनों में एक ज़बरदस्त मूवमेंट हुई
डॉलर निकाले गए लॉकर से और बाजारों में डाले गए, लोगों ने डाले ये बड़े, और वो डॉलर बाजार में आए जिन्होंने सप्लाई को बढ़ाया और मार्केट को सीधा किया। मैं ये कह रहा हूँ, इस पर जो समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान की कौम के अंदर एक जुए की लत लग गई है करेंसी मैकेनिज्म में, हमें इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और मैं बार बार इस बात को हमेशा से बार बार कहता रहा हूँ कि इसका जो काउंटर होता है वो एक्सचेंज कंपनियां होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप उनको बिल्कुल बंद कर दें, मगर उनको आपने प्रॉपरली मैनेज करना है। आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन करेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन आप अगर होर्डिंग के अगेंस्ट करें या उन लोगों के अगेंस्ट करें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो प्याज आलू बेच रहे हैं, तो आपको वहाँ भी रिजल्ट मिलेगा। यही एक्शन आप करें अफगान ट्रांजिट ट्रेड में, वहाँ भी एक्शन मिलेगा। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ शहजाद कि पाकिस्तान के अवाम के तकरीबन 50% मसले सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से हो सकते हैं। लेकिन बिल्कुल आपने एक तो इंपॉर्टेंट बात की, मईशत को बेहतर करना है तो माशरती तब्दीली आना जरूरी है। दूसरा, जैसे कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो उनका है जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो आपने तो खुद ये बताया था शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कि अगर आप एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने की बात करते थे तो सियासतदान आपके साथ सामने आ जाते थे कि ये ना करें। अगर आप बात करते थे कि रियल स्टेट पर टैक्स लगाएं तो फिर ये आवाजें उठना शुरू हो जाती थी कि डीएचए की जो फाइलों का काम है वो बंद हो जाएगा। तो आपके ख्याल में वो सोच की तब्दीली आई है या अभी नहीं आई है? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूं कि सोच की तब्दीली खुशी से नहीं आई है, मजबूरी से आई है। मैं पाकिस्तान 30 जून 2023 वो भी बड़ी बात है अगर आ गई है तो। हाँ, अच्छी बात है, हाँ, किसी तरह से भी आ गई है, अच्छी बात है। तो पाकिस्तान 30 जून 2023 को ऑलमोस्ट डिफॉल्ट की शक्ल में चला गया था। और जब ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है वो की रजाबंदी से हुआ है या उन लोगों की कोशिश से हुआ है जो पाकिस्तान में फैसला साजी में इस वक्त बहुत रोल अदा रखते हैं। और जब उन लोगों ने ये इंटरवेंशन की है तो ये सोच समझ के की है कि भाई अब ये चीज़ें हमारे हाथ से, अब अगर स्टेट जाती है तो स्टेट की सिक्योरिटी की सबसे बड़ी गारंटर तो वो इंस्टीट्यूशन है जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की गारंटर है। और उन्होंने अपने सिक्योरिटी पैराडाइम में, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, उनकी सिक्योरिटी पैराडाइम में अब उन्होंने इसको रिप्लेस किया है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के सामने से ऊपर रख दिया है इकोनॉमिक सिक्योरिटी को। ये मेरी इंफॉर्मेशन है, हो सकता है गलत हो। इस वक्त इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की प्रायोरिटी है। और अगर ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की प्रायोरिटी है तो पाकिस्तान में बेहतरी की चांसेस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज ज़ैदी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल और कैनेडियन हुकूमत की जानिब से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर इस कत्ल का इल्जाम लगाने के बाद भारत और कनाडा के दरमियान सिफारती तनाव शिद्दत इख्तियार कर चुका है और पिछले एक हफ्ते से जारी कशीदगी ज़बानी जंग और सिफारती पाबंदियों से आगे बढ़कर धमकियों तक आ पहुंची है। भारत के बाज़ रुकने पार्लियामेंट, सियासी और दिफाई तज्ज़ियाकारों की जानिब से कनाडा पर न्यूक्लियर हमले, सर्जिकल स्ट्राइक और भारत में कैनेडियन सिफारतखानों पर हमले की धमकियां दी जा रही हैं। जबकि भारतीय मीडिया पर कनाडा को दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह और कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। रवां साल 18 जून को सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कनाडा में कत्ल और कुछ रोज पहले कैनेडियन वजीर आजम की जानिब से इस कत्ल का इल्जाम भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर लगाने के बाद दोनों मुमालिक एक दूसरे के सिफारतकारों को मुल्क से बेदखल कर चुके हैं। जबकि भारत ने मामले को मजीद एस्केलेट करते हुए कनाडा के शहरियों के लिए भारतीय वीजे जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी है। इस मामले पर भारत का मुसलसल ये मौक़िफ़ है कि बगैर किसी शवाहिद के किसी मुल्क पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता और अगर कनाडा के पास कोई सबूत है तो वो भारतीय हुकूमत से शेयर करें। मगर अब जो बात सामने आ रही है, जो खबरें सामने आ रही हैं, उससे ये वाज़ेह होता है कि कैनेडियन वज़ीर आज़म का ये दावा ना ही बेबुनियाद है और ना ही इस बात में कोई सदाकत है कि कनाडा ने ये सबूत भारत से शेयर नहीं किए थे। क्योंकि कैनेडियन मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत के साथ जब इस कत्ल से मुतल्लिक शवाहिद शेयर किए गए तो भारतीय हुकाम इन शवाहिद का इनकार नहीं कर सके। जबकि अब ये बात भी सामने आई है कि कैनेडियन वज़ीर आज़म ने यह दावा सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर नहीं किया था, बल्कि कनाडा को ये मालूमात 5 ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसियों के इत्तेहाद फाइव आइज में शामिल एक मुल्क की जानिब से दी गई थी। और अब शायद इसी वजह से अमेरिका मुकम्मल तौर पर कनाडा की हिमायत में सामने आ गया है। अमरीकी वजीर खारजा मुशीर कौमी सलामती समेत सीनियर अमरीकी ओहदेदारों ने भारत से मुतालबा किया है कि वो सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात में कनाडा से ताउन करे। भारत को ऐसी कार्रवाइयों की खुली छूट नहीं दी जा सकती। भारत और कनाडा के दरमियान जारी सिफारती मुहाज़राई में अमरीका कनाडा की हिमायत में सामने आ गया है। ऐसे में पाकिस्तान के पास ये अहम मौका है कि वो एक बार फिर
दुनिया के सामने अपना केस मजबूत अंदाज में पेश कर सकता है, क्योंकि जिस बात का इल्जाम कनाडा भारत पर लगा रहा है, पाकिस्तान वो इंकशाफात कई अरसे से करता रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ ने कल एक इंटरव्यू में पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए सिख रहनुमा को शहीद करार दिया और कहा कि पाकिस्तान इस वाक़े को मुख्तलिफ फोरम्स पर उठाएगा। दिलचस्प बात यह कि जहां एक तरफ इस वाक़े के बाद भारतीय और कैनेडियन हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ सिफारती इक़दामात ले रही है, वहीं भारतीय मीडिया और कुछ जंगजू भारतीय अरकान पार्लियामेंट और दिफाई तज्ज़ियाकारों ने कनाडा को धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं। धमकियां दी जा रही है कि अगर कनाडा पीछे ना हटा तो 1 साल के अंदर भारत में कैनेडियन हाई कमीशन बचेगा ना ही कौंसल खाना महफूज रहेगा। कहा जा रहा है कि भारतीय सबमरीन कनाडा पर एटमी हमले कर देंगी और जो कनाडा भारत से 10,000 मील दूर है, भारत वहां पर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा। भारत में इस किस्म के मजाक-ए-खेज दावे किए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं और बिल्कुल वही रवैया अपनाया जा रहा है जो भारत एक अरसे से पाकिस्तान के साथ अपनाता रहा है, और ये सब भारत की इंतहा पसंदी पॉलिसियों का नतीजा है। मगर जरा देखिए कि जो मोदी आज दोनों ममालिक को सिफारती जंग के नहज पर ले आया है, वो कुछ साल पहले भारत और कनाडा के रिश्ते को एक अलजेब्रा के फॉर्मूले से किस तरीके से समझाते थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।